हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी पिच। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम लोग कई सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, मेजर क्रॉप्स को देखेंगे, फूड क्रॉप्स को देखेंगे अदर देन ग्रेन्स, नॉन फूड क्रॉप्स को देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को देखेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का हमारी नेशनल इकोनॉमी में, फूड सिक्योरिटी क्या होती है और ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे एग्रीकल्चर पे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको ये बोरिंग ना लगे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो एग्रीकल्चर क्या होता है। इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है और ऑलमोस्ट 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब फार्मिंग का प्रोसेस देख लें। प्लगिंग है, सोइंग है, वाटरिंग है मतलब इरिगेशन प्रोवाइड कराना, वीडिंग होना, ठीक है मतलब घास फूस को काटना, मैन्यूरिंग है मतलब समय समय पे उसको मैन्यूर प्रोवाइड करते रहना, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड में कीड़े मकोड़े ना लग पाएँ क्रॉप में, इसके लिए स्प्रे करते रहना, हार्वेस्टिंग करना और लास्ट में आ जाता है थ्रेसिंग। ठीक है, तो इतने सारे प्रोसेस हमारे फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन कौन सी है, कौन कौन सी फार्मिंग हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। तो प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग देखने को मिलती है, इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग देखने को मिलती है, कमर्शियल फार्मिंग देखने को मिलती है और प्लांटेशन जैसी फार्मिंग हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। तो बात करें तो प्रिमिटिव फार्मिंग की। ठीक है, ये जो किसान दिख रहा है ना, इसको देख के आप पता लगाइए कि इसके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कोई ट्रैक्टर है, कोई इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, कोई बेटर फैसिलिटी है इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए, नहीं है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मतलब कि जो ओल्ड तरह के टूल्स होते हैं, ठीक है, पुराने तरह के जो टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्टर की जगह एनिमल्स का इस्तेमाल होता है और जो टूल्स होते हैं वो भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी लो लेवल का होता है, मतलब उनका घर चल जाए बस इतना ही प्रोडक्शन वो करते हैं। ठीक है, ये जो फार्मिंग होती है पूरी तरीके से मानसून के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि इनके पास बेटर फैकल्टीज़ नहीं होती ना इरिगेशन प्रोवाइड कराने के लिए, इसीलिए इनकी जो डिपेंडेंस होती है वो पूरी तरीके से मानसून के ऊपर होती है। ये पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं सॉइल की फर्टिलिटी पे, कि जब तक सॉइल फर्टाइल रहेगी तब तक हम उस पर्टिकुलर एरिया में फार्मिंग करेंगे, जब वो अनफर्टाइल हो जाएगी तो हम मूव कर जाएंगे। ठीक है, और ये पूरी तरीके से इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, कभी कभी वेदर खराब हो गया तो इनकी क्रॉप भी खराब हो जाती है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग की बात करें तो इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, एक पैच ऑफ लैंड लेते हैं, उसके बाद उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये ट्राइबल एरियाज़ में देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तो यहाँ पे ये फार्मिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें जो ट्राइबल लोग होते हैं वो पैच को क्लियर करते हैं, उसमें प्रोडक्शन करते हैं और जब वो फर्टिलिटी खो देती है सॉइल उसकी तो मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग कौन सी होती है, ये एक पर्टिकुलर एरिया में होती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप होती है। ठीक है, ये हमारे उत्तर प्रदेश बिहार जैसे एरियाज़ में देखने को मिलती है, जहाँ पे जो बायोकेमिकल्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, बेटर फैकल्टी होती है इरिगेशन के लिए और हाई प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। कमर्शियल फार्मिंग जैसे कि पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलती है, यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है वो सरप्लस मीडियम में होता है। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग की बात हो गई। प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन में टी, कॉफ़ी, रबर जैसी फार्मिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही तरह की क्रॉप देखने को मिलती है। जैसे कि आज के समय में हम असम चले जाएं तो वहाँ पे चाय देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लांटेशन। टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया यूजिंग कैपिटल इंसेंटिव इनपुट्स। ठीक है, कैपिटल इंसेंटिव इनपुट्स की इस्तेमाल करके हम एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी हाई लेवल पे जिसका प्रोडक्शन करते हैं उसी को हम लोग प्लांटेशन क्रॉपिंग के अंडर में रखते हैं। इसके एग्जांपल हो गए जैसे कि टी और कॉफ़ी। क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन से देखने को मिलते हैं इंडिया में, खरीफ, रबी और ज़ैद जैसे क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं। खरीफ क्रॉप की बात करें तो ये स्टार्ट कब होती है, तो जून जुलाई में ये कंटिन्यू हो जाती हैं और सितंबर अक्टूबर आते आते इनको काट लिया जाता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स राइस, मेज, मिलेट, कॉटन, जूट। ठीक है, रबी क्रॉप कब स्टार्ट होती है, अक्टूबर दिसंबर के आसपास ये स्टार्ट होती हैं और अप्रैल जून आते आते इनको काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, ग्राम हो गया और ऑयल सीड जैसी क्रॉप्स देखने को मिलती
मिलती हैं रबी सीजन में। ज़ैद कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? जो कई तरह की वेजिटेबल्स आती हैं, कुकुम्बर आता है, वाटरमेलन आता है, तो ये कौन सी क्रॉप्स में आते हैं? ये ज़ैद क्रॉप्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। रबी और खरीफ के बीच में डिफरेंस देख लें तो रबी कब स्टार्ट होती है? अक्टूबर के सीजन में स्टार्ट होती है और वहीं अप्रैल मई तक आते आते इनको काट लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ खरीफ जो होती है वो मई के सीजन में स्टार्ट होती है, मई जून के सीजन में स्टार्ट होती है और वहीं सितंबर अक्टूबर आते आते इनको काट लिया जाता है, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ। अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? वीट, ग्राम, ये बता चुके हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ राइस, मिलेट, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, अब कई सारी क्रॉप्स जो हैं वो इंडिया में मेजर हैं, जैसे कि राइस हो गया। इसमें क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है? ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। टेम्परेचर इसमें 25 डिग्री से अबव चाहिए होता है और जो रेनफॉल होती है उसमें 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल इसको चाहिए होती है। वीट की बात कर लें तो ये अलूवियल सॉइल में उगाई जाने वाली क्रॉप है। कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब सर्दियों के सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप है और जो रेनफॉल है उसमें 50 से 70 सेंटीमीटर तक इसको रेनफॉल चाहिए होती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इस क्रॉप को उगाते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे क्षेत्र, यहाँ पे ये क्रॉप्स उगती हैं, ठीक है, ये क्रॉप उगती है। मिलेट की बात कर लें तो मिलेट में क्या क्या आता है? ज्वार, बाजरा, रागी आर इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ज्वार, बाजरा, रागी जैसे इंपॉर्टेंट मिलेट्स भी इंडिया में उगाए जाते हैं, ठीक है। कई सारे जो मेज़ हैं उनमें टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री तक चाहिए होता है। सॉइल ये अलूवियल सॉइल में उगाए जाते हैं, ओल्ड अलूवियल सॉइल इनको चाहिए होती है। और कई सारे स्टेट्स हैं जो इनको उगाते हैं, कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र, यहाँ पे मेज़ जैसी क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। पल्सेस की बात कर लें तो हमारी इंडियन फैमिली में अगर पल्सेस ना हो, दाल ना हो, तो खाना पूरा नहीं माना जाता। तो पल्सेस की बात कर लें तो पल्सेस एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस को उगाने में और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, ठीक है, इसीलिए हम लोग कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं। जो पल्सेस है वो हाई प्रोटीन सोर्स मानी जाती है हमारी वेजिटेरियन डाइट में। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। कई सारी जो पल्सेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं आज के समय में अपनी रसोई में, जैसे कि तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम जैसी जो पल्सेस हैं वो आज के समय में हमें देखने को मिलती हैं। ये ड्राई कंडीशन इनको चाहिए होती है क्रॉपिंग पैटर्न के लिए। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट, कई सारे स्टेट्स हैं जो पल्सेस उगाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका जैसे क्षेत्र पल्सेस को उगाने का काम करते हैं। फूड क्रॉप्स अगर अदर देन ग्रेन्स, इनकी बात करें तो शुगर कैन वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड क्रॉप है जो अदर देन ग्रेन है। आज के समय में शुगर केन का इस्तेमाल बायोफ्यूल बनाने में भी होने लगा है। खैर वो आपके टॉपिक में नहीं है। शुगर केन की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा शुगर केन उगाता है, पर आज के समय में सिनेरियो बदल चुका है। प्रेजेंट डेज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, पर अभी जो बुक में लिखा हुआ है उसी को हमें वो पढ़ना पड़ेगा। ब्राज़ील के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। क्लाइमेट इसको कैसे चाहिए होता है? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। टेम्परेचर इसको 21 से 27 डिग्री तक चाहिए होता है, ठीक है। और एनुअल रेनफॉल इसको 75 से 100 डिग्री की चाहिए होती है। कई सारे स्टेट्स हैं जो इसको उगाते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट इनको उगाने का काम करते हैं। टी की बात कर ले तो टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जो टी कल्टीवेशन है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जांपल है। इन 2020 चाइना इज फर्स्ट एंड इंडिया सेकेंड इन टी प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। जो 2020 में जो चाइना था वो फर्स्ट नंबर पे था टी कल्टीवेशन में, ठीक है, वहीं सेकंड नंबर पे इंडिया था टी कल्टीवेशन में। क्लाइमेट की बात कर लें तो इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। और इसको जो सॉइल चाहिए होती है वो रिच इन ह्यूमस, मतलब अपर लेयर उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वहीं पर ये देखने को मिलती है, वहाँ पर ये ग्रो करती है। रेनफॉल इसको 150 से 300 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, जैसे कि कई सारे स्टेट्स हैं जो टी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि असम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु, केरला, कई सारे स्टेट्स हैं जो इसको उगाने का काम करते हैं। कॉफ़ी की बात कर लें तो इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। जो इंडियन कॉफ़ी है वो अपनी क्वालिटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन बाबा बुंदन हिल्स, बाबा बुंदन वुल्स में इसका कल्टीवेशन देखने को मिला था पहले हमें। इट्स कल्टीवेशन इज़ कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कई क्षेत्रों में यहाँ पे इसका कल्टीवेशन देखने को मिलता है इंडिया के, जैसे कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में इसका कल्टीवेशन देखने को मिलता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? इन 2070 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद 2017 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फूड और वेजिटेबल्स का, ठीक है।
कई सारे इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं जैसे कि बनाना, ऑरेंज, मैंगो, ये जो फ्रूट्स हैं ये हमें हार्टिकल्चर में देखने को मिलते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं जो के अलावा उगाई जाती हैं, ठीक है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती हैं, जैसे कि कॉटन हो गया जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए उगाई जाती है, रबर हो गया, कई सारे फाइबर्स हो गए, तो ये सारी क्रॉप्स हमारी नॉन फूड क्रॉप्स में आती हैं। ये भी हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं सेकंड पार्ट में, ताकि आपकी जो इंटरेस्टिंग जर्नी है ये ख़त्म ना हो। मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।